जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता आप सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले यूपीपीसीएल ए जेई की भर्ती को लेके बहुत बड़ा बदलाव यूपीपीसीएल की तरफ से हुआ है। क्या हुआ है उसके बारे में अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका की कोर्ट केस को लेके एक अपडेट आ रही है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा जेई सिविल में 8 अगस्त को कोर्ट में हाई कोर्ट में आपका लगा हुआ था, उस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीवी को लेके बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स से क्वेश्चन से उन क्वेश्चन को भी पुटअप करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका कोर्ट केस अपडेट को लेके। तो इस पे सिर्फ एक ऐसी छोटी सी अपडेट है कि एक्सपीडाइट एप्लीकेशन आपका डाला गया है। हो सकता है आपकी हियरिंग डेट जल्दी आपको देखने को मिले, पर ये मान के चलिएगा 20 अगस्त के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इधर थोड़ा कोर्ट की छुट्टियां भी हैं। तो 20 अगस्त के बाद हो सकता है आपको नेक्स्ट हियरिंग डेट देखने को मिले। ठीक है, बस इतनी सी छोटी एप्लीकेशन है। अभी फिलहाल देखिए उस हियरिंग डेट में क्या होता है क्या नहीं होता है। बच्चे बहुत हताश हैं, ये तो बिल्कुल है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। जब तक कोर्ट से निकलेगा नहीं तब तक इसका कोई भी कार्य आगे बढ़ेगा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट यूपीपीसीएल को लेके आ रही है भैया। इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है एई और जेई को लेके। तो जो बच्चे असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से अगर है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि यूपीपीसीएल की मीटिंग हुई है। अब इस मीटिंग के बाद पता चला है कि जो जूनियर इंजीनियर जो अभी तक यूपीपीसीएल खुद कराता था, आप देखोगे कि भर्ती आती थी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जूनियर इंजीनियर की भर्ती, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती। अब ये जो भर्तियां होंगी जेई की जेए की, ये भर्तियां अब कंडक्ट कराएगा यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी अब जेई की भर्ती कंडक्ट कराएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ठीक है, अब यूपीपीसीएल से भर्ती नहीं आएगी, यूपीएससी की जो जेई की भर्ती आएगी उसी में आपका यूपीपीसीएल की भर्ती ऐड होगी। और इस समय जूनियर इंजीनियर का कितना अध्याचन यूपीएससी को यूपीपीसीएल की तरफ से भेजा जा चुका है, तो लगभग मान के चलिए 550 प्लस भर्ती आपकी भेजी गई है यूपीपीसीएल की तरफ से यूपीएससी को। ठीक है, और इसमें जो लगभग 80% भर्ती है, यानी 80% जो भी भर्ती होगी वो किस डिपार्टमेंट की होगी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सिविल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की लगभग ना के बराबर भर्ती आती है, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ही 80% भर्ती होगी। और वो अब कंडक्ट कराई जाएगी यूपीएससी से, यानी जो पेट का एग्जाम दिया होगा वही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएगा। तो हो सकता है जो यूपीएससी की आने वाली भर्ती है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को लेके, उसमें ये भर्ती आपको ऐड मिले और हो सकता है इलेक्ट्रिकल की अच्छी खासी सीट आए। और इसमें भी आप मान के चलिए कि अगर आप पेट में स्कोर 1 भी किए होंगे ना, 1 भी किए होंगे, तो आप इस एग्जाम के मेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एकदम तैयार रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एई को लेके। जैसे जेई की भर्ती, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती उन्होंने यूपीएससी को दे दी है, वैसे असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्ती है वो चली गई है यूपी आयोग के पास, यानी यूपीपीएससी के पास ये भर्ती चली गई है। अब यूपीपीसीएल का भी एई का जो भर्ती होगा वो यूपीपीएससी से आएगा, यानी यूपीपीएससी जो एई की भर्ती जारी करता है, जो फिलहाल काफी सालों से जारी नहीं हुई है, उसमें आपका यूपीपीसीएल की भर्ती ऐड होगी। ठीक है, यानी कि यूपीपीसीएल की भर्ती लगभग इसमें ऐड होगी। और ये लगभग मान के चलिए कि आपका इसमें भी एई में भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की अच्छी खासी पद आपको देखने को मिल सकती है यूपीपीएससी में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली। यही 2 बदलाव किए गए हैं जो मुझे आपको अपडेट देना था। यहाँ पे अब पेट कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ये आप समझ जाइए, खासकर जेई वाले तो बिल्कुल समझ जाइए कि आपको पेट देना है। और एई वाले ये मान के चलिए कि जो यूपीपीसीएल में अब भर्ती होगी, जो आती थी पहले अलग से, अब वो इसी में ऐड होके आएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट यूपीएससी जेई सिविल 8 अगस्त को जो कोर्ट में क्या हुआ है भैया, तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें हुआ क्या है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर की तरफ से लड़ रहे वकील हैं, उन्होंने अगली डेट मान ली है। तो किसी भी तरह की बहस करने से उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग डेट मांग ली थी, और नेक्स्ट हियरिंग डेट इनको दे दी गई है। ठीक है, और वो डेट है 28 अगस्त, यानी अब 28 अगस्त को आपकी अगली सुनवाई होनी है। ठीक है, एई का जो वकील था उन्होंने किसी भी तरह का बहस करने से मना कर दिया, उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग डेट मांग ली। तो 28 अगस्त की डेट दे दी गई और उसके बाद अब 28 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी जो सुनवाई होनी है वो 3 सितंबर को होनी है। तो देखिए भर्ती अभी आई नहीं है, 2 अलग अलग जगह इसके मैटर फंसे हुए हैं
और उम्मीद करते हैं जल्दी ये मैटर सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये मैटर अगर इधर ही सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। और आयोग को भी जब ये मैटर सॉल्व हो जाए तभी एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे भर्ती फंसती है जैसे मुख्य सेविका की भर्ती फंसी है, वही वाली दिक्कत फिर देखने को मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि देखिए यहाँ जीत तो ऐसे जूनियर इंजीनियर की ही होगी, क्योंकि ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन है नहीं जिससे ये हो सके कि जूनियर इंजीनियरिंग यानी जेई भर्ती में बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं या वो कर सकते हैं। ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है। प्रमोशन के लिए बिल्कुल बीटेक चाहिए, लेकिन जूनियर इंजीनियर के बनने के लिए बीटेक की आवश्यकता नहीं है, जो रूल और रेगुलेशन है। तो कोर्ट उसी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से देगा, जब देगा आपका जजमेंट, तो ज्यादातर चांसेस बिल्कुल है कि जेई जीत जाएगा। लेकिन जितनी डेट कोर्ट में रहती है ना, कोर्ट में जब तक फाइनल फैसला ना आए तब तक दिक्कत रहता है। ठीक है, और कोर्ट का जो है ना, अगर मैटर कोर्ट में है तो एग्जीक्यूटिव भी कुछ नहीं कर सकता, यानी सरकार भी कुछ नहीं कर सकती तब तक। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्य सेविका इसीलिए चल रहा है, तो उम्मीद यही करते हैं कि सब कुछ फाइनल जल्द से जल्द हो और ये भर्ती जल्द से जल्द कंडक्ट कराई जाए, जेई की जो नई भर्ती आई है 24 की। अब हम बात कर लेंगे आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे मेरे प्रीवियस वीडियो में। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन कुछ लोगों का ये था कि मुल्क सुपरवाइजर की भर्ती कब तक आए, इंटरव्यू कब तक होगा। तो देखिए, जो भी इंटरव्यू अब होगा वो ये मान के चलिए 2015-16 वाला वो सितंबर में ही होगा। ठीक है, सितंबर से पहले नहीं होगा, क्योंकि इधर जो है आपका एक्सरे टेक्नीशियन का चल रहा है और इसके बाद आपका 2021 वाले आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीवी है, तो इधर आपका समय ही नहीं है। तो मान के चलिए सितंबर में 2015-16 का, चाहे मिल्क सुपरवाइजर को चाहे आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हो, ये सितंबर में होना है। कुछ लोग ने कहा कि भाई तुम उल्टा चल रहे हो, तुम कह रहे हो कि पहले इसकी डीवी होगी। तो भैया डीवी होगी, रिजल्ट जब फाइनल आता है ना तब भर्ती उस हिसाब से होती है, स्टेप वाइज। ठीक है, डीबी हो कंडक्ट हो जाए, लेकिन रिजल्ट आता है अकॉर्डिंग टू उसके, ठीक, किस डेट में कब आया था। ठीक है, फाइनल रिजल्ट होना और डीबी होना तो अलग चीज है। इसलिए कहता हूं पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखो, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। ठीक है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सितंबर में ही आपके अब आयोग फ्री है और सितंबर में ही आपका होने के चांसेस ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन और किसी बच्चे ने पूछा था, वो क्वेश्चन ये था कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर में जो डॉक्यूमेंट में एरर है तो क्या करें। तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा भाई। उसके लिए कोर्ट में आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। छोटा मोटा एरर है तो वो चलता है, थोड़ा बड़ा एरर है रोल नंबर को लेकर, रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर, वो थोड़े बड़े एरर माने जाते हैं, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। जाके कोर्ट में आप जाएंगे कचहरी में, वहां आपकी एफिडेविट बन जाएगी, आप बताएंगे ये इश्यू है, उस हिसाब से वो आपका एफिडेविट बनवा देंगे और वो एफिडेविट आप डीबी में यूज कर सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है कि महिला रिजर्वेशन जो होता है वो किस साइड से लगेगा, पति के साइड से लगेगा या पत्नी के पिता के साइड से लगेगा। तो देखिए, जो महिला शादीशुदा है उनका जो सर्टिफिकेट होगा कास्ट का, वो हस्बैंड साइड का मान्य होता है। हस्बैंड साइड का अगर होगा तो ही मान्य होगा, क्योंकि ये मान के चला जाता है, मान लीजिए कोई ओबीसी की लड़की है, वो यूआर में शादी कर लेती है, ठीक है, या एससी की लड़की है वो ओबीसी में शादी कर लेती है या यूआर में शादी कर लेती है, तो वो चेंज हो जाता है। तो इस वजह से शादीशुदा महिलाओं का हस्बैंड के साइड से माना जाता है। अब ये है कि मैंने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मेरी शादी हो गई है, तो क्या रिजर्वेशन कौन सा मान्य होगा। तो देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म से पहले का जो आपका ओबीसी एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट बना था वो कितना साल पुराना है। अगर वो 3 साल पुराना है तो मान्य नहीं होगा, 3 साल पुराना है तो मान्य नहीं होगा, नया होगा अगर रिसेंटली होगा तो मान्य हो जाएगा। अदरवाइज आपको हस्बैंड साइड का ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेनली हस्बैंड साइड का ही मान्य होता है शादीशुदा महिलाओं के लिए। ये बात एकदम क्लियर कट जान लीजिए, ठीक है। हस्बैंड साइड पे आप रहेंगे तो ही आपका मान्य किया जाएगा शादीशुदा महिलाओं का, ठीक है। बाकी आप ये सोचिए कि अगर इसमें से निकाल भी दिए जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप यूआर कैटेगरी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, यानी आप बाहर नहीं हो जाएंगे डीबी से, अनरिजर्व कैटेगरी में आपका सामना करना पड़ेगा, बस यही होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ईडब्ल्यूएस का नया सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो भैया सबसे पहले मैंने बार बार एक ही बात कही है, ईडब्ल्यूएस इसी में सबसे ज्यादा बच्चे छटते हैं, ठीक है, इसी की डॉक्यूमेंट की वजह से। इसमें नया डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ये जिस साल फॉर्म आया था, फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है ना, फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद का है तब भी वो आपको हटा दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस से, और अभी नया तो बिल्कुल भी मत बनवाइएगा, नया तो आपका नहीं होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर पर बनता है।
ठीक है। फाइनेंशियल ईयर पर बनता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, हर साल बनाया जाता है ऐसे, हर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक। तो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद का या अभी एक नया आप बनाएंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको सीधे बैठा दिया जाएगा किस कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने उसके आपको जवाब दे दिया आईटीआई इंस्ट्रक्टर के, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।